नमस्कार, प्रणाम। आज हम फिर से वॉइस में ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम या RS। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस का। ऑब्जेक्ट ऑफ ए भी हैज सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट ऑफ ए भी एज OC प्लस टाइम। ये देखिए, ये आपका एक्टिव वॉइस का हो गया स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस RS। अब देखिए, ये यहाँ पे तो आपको सब्जेक्ट वाला ही फिर मालूम है। सब्जेक्ट क्या होता है? ये वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज। इसका प्रयोग मैं आपको पहले ही बता चुका था कि हैव और हैज का प्रयोग एक बार फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे हैज है, हैज को ही ले लिया जाए पहले। तो हैज जो होता है, हैज का प्रयोग हम करते हैं थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर आपका होता है ही, सी, इट और एनी नेम। यानी कोई एक नाम हो तो उसके साथ हम उसको हम थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर कहते हैं, और इसी के साथ हमारा हैज का प्रयोग किया जाता है। और बाकी इसके अलावा जो भी आएगा उस सब के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे। ये बीन है, ये बीन तो सब किसी के साथ लगेगा। ये V4 है, V4 है यानी वर्ब में ING का मतलब V4 होता है। तो ये मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट समझ में आता है। और फिर यहाँ पे आ गया फॉर और सिंस, ये समझने वाली देखिए। तो फॉर और सिंस समझिए। फॉर जो होता है ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है, पीरियड ऑफ टाइम। और ये जो सिंस होता है इसको हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रयोग करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम। अब देखिए, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। देखिए, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है कोई ऐसा समय जो समय दिया हो लेकिन निश्चित नहीं हो। जैसे कहने का मतलब है वो समय दे दिया गया 2 दिनों से, महीनों से, वर्षों से, घंटों से। देखिए, ये सब जो यहाँ पे समय आपको दिया गया है निश्चित वे में नहीं है। लेकिन वहीं अगर कोई शब्द समय दिया है और वह निश्चित में है यानी पॉइंटेड है, निश्चित है, तो उस सेंस में हम सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे कहने का मतलब यहीं पे मैं 2 दिनों से लिखा, तो इसी को 2 दिनों की जगह पे मैं सोमवार पे लिख सकता हूँ।
अब यहाँ पे महीनों से लिख दिया तो मैं इसको अप्रैल से या जून से जो कहे वो लिख सकते हैं। वर्षों से कहने का मतलब है मान लीजिए 2025 से, 2024 से, 2023 से। और घंटों से कहने का मतलब मान लीजिए मैं कह दिया 2 बजे से 3 बजे से। ये आपका निश्चित समय हो गया। तो जब निश्चित समय होगा तो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, और जब पीरियड ऑफ टाइम केवल समय दर्शाया गया हो तो उस स्थिति में हम फॉर का प्रयोग करेंगे। अब तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे लिखा गया है टाइम या आरएस, तो जो आपका सेंटेंस होगा उसमें टाइम दिया होगा उसको, और आरएस का मतलब होता है रेस्ट ऑफ सेंटेंस। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर एबी का, और ये हो गया आपका पीवी का। अब देखिए इसके अनुरूप आपको एक उदाहरण देकर समझाया जाए तो आपको आसानी से समझ में आए। देखिए ये लता, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गया आपका वर्ब, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है कि लाता हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मंडे, यानी लाता जो है सोमवार से गीत गा रही है। देखिए लिखा गया है लाता हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मंडे। यहाँ पे ये जो मंडे दिया गया है ये आपका एक निश्चित समय दिया गया है, यानी इसीलिए यहाँ पे हम सिंस का प्रयोग किए हैं। अब इस वाक्य को देखिए हम पीवी में कैसे, यानी पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस में लिखने के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का, उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट है ए सॉन्ग, तो ए सॉन्ग को हम पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे। तो हमारा हो जाएगा ए सॉन्ग, और ये सॉन्ग जो है ये आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए अपने साथ वर्ब जो लेगा हेल्पिंग वर्ब वो लेगा हैज, यानी ए सॉन्ग हैज, उसके बाद बीन, उसके बाद यहाँ पे लिखिए क्या लिखा है बीइंग। ये बीइंग क्यों लिखा है ये आपको मालूम नहीं होगा, कि ये लिखा गया है आपको जो बताया गया था कि आप कहो कि अगर एक्टिव वॉइस में आपका अगर वर्ब V4 में हो, यानी आईएनजी लगाया गया हो वर्ब में, उस स्थिति में हम उस क्रिया को दर्शाने के लिए कि हमको पता चल पाए कि ये जो पैसिव वॉइस बना है वो आपका एक्टिव वॉइस, वो आपका जो एक्टिव वॉइस था उसमें जेरंड का प्रयोग यानी V4 का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पे हम बीइंग का प्रयोग किए हैं। तो ये हो जाएगा आपका बीइंग। उसके बाद वर्ब का थर्ड रूप, तो वर्ब हमारा क्या है, इसमें सिंगिंग है, तो सिंगिंग को जब हम वर्ब 3 में ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा संग, उसके बाद बाई, उसके बाद आपका हो जाएगा लाता, ये हो गया सब्जेक्ट। अब उसके बाद बाकी जो बचे रहेंगे उसको लिख दिया जाएगा, तो हो गया आपका सिंस मंडे। देखिए ये इस प्रकार है, यानी हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो खत्म हुआ। ये हमारा जो प्रेजेंट टेंस था वो उसके जो चार जो उपभेद थे, यानी उसके जो 4 भेद थे वो आज हमारा खत्म हुआ। अब हम इसके अगले में हम पढ़ेंगे लोग ये पास्ट टेंस को। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये आपका पास्ट टेंस का ये पहला जो भेद होता है पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट कहिए, जो भी दोनों एक। तो ये जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट है इसका जो स्ट्रक्चर होता है एवी का वो कुछ इस प्रकार है। देखिए सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको पैसिव वॉइस में देखिए कैसे लिखा जाएगा, तो ऑब्जेक्ट ऑफ ए भी एज सब्जेक्ट प्लस इसमें वाज वर प्लस V3 प्लस बाई
प्लस सब्जेक्ट ऑफ ए भी एज ओ सी। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपका ये पास्ट इंडेफिनिट का ये एक्टिव वॉइस का सब स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये V2 जो लिखा गया है इसका मतलब होता है ये जो वर्ब फॉर्म 5 होते हैं ना उसमें से आपका V2 यानी वर्ब का दूसरा रूप। जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया गो तो ये आपका हो गया V1। अब मैं लिख दिया वेंट तो ये हुआ गया आपका V3। अब जैसे मैं लिख दिया गोन ये हो गया आपका V3। अब लिख दिया गोइंग ये हो गया आपका V4। अब मैं लिख दिया गोज ये आपका हो गया V5। यानी ये वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। तो उसी वर्ब के फॉर्म से जो आपका सेकेंड यहाँ पे लिखा है वेंट यही आपका क्या होता है V2 होता है। यानी पास्ट एंड डेफिनिट टेंस में हम V2 का प्रयोग करते हैं केवल अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद से वो चेंज होने लगता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे लिखा गया है कि सबसे पहले जो हम इसको पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो उसका ऑब्जेक्ट यानी किसका पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट। उसके बाद हम वाज और वर का प्रयोग करेंगे, वाज और वर। तो वाज का किसके साथ प्रयोग किया जाएगा, वर का किसके साथ प्रयोग किया जाएगा, इसको देख लिया जाए। सबसे पहले वाज को ले लिया जाए, अब बाकी को उसी तरह छोड़ दिया जाए। वाज वाज का प्रयोग करेंगे हम थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर और एक और फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ। तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर तो आपको मालूम ही सी इट और एनी ने। और ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई। यानी कुल मिलाकर आपको कहा जाए तो ही सी इट एनी नेम और आई के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं और इसके बाद जो भी आएगा उसके साथ हम वर का प्रयोग करते हैं। अब देखिए वाक्य के माध्यम से इसको देखिए यहाँ पे लिखा गया दे प्लेड क्रिकेट। तो ये दे हो गया आपका सब्जेक्ट, प्लेड हो गया आपका वर्ब और क्रिकेट हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ये वाक्य आपका हो गया एक्टिव वॉइस में। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमारा सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है क्रिकेट। उसके बाद ये जो क्रिकेट है ये आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है इसलिए इसके साथ हम वर्ब वाज लगाएंगे। क्रिकेट वाज ये V2 में है। अब जब इसको V3 में ले जाएंगे तो इसका भी V3 भी प्लेड ही होता है। उसके बाद बाई और उसके बाद ये जो सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर देंगे तो ये हमारा डे का हो जाता है देम। तो यानी आपका ये पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर वाक्य हुआ वो इस प्रकार का हुआ, क्रिकेट वाज प्लेड बाय देम। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए इसका जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस का। इसका पैसिव वॉइस देखिए तो ऑब्जेक्ट ऑफ ए भी एज सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट ऑफ ए भी एज ओसी। देखिए इसमें जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा वो सब्जेक्ट प्लस वाज वर और इसमें V4 का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद पैसिव वॉइस में जब आया जाएगा तो ऑब्जेक्ट ऑफ ए भी एज अ सब्जेक्ट प्लस वाज और वर और यहाँ पे लगाया गया है बीइंग। बीइंग क्यों लगा आपको मालूम होगा क्योंकि आपके एक्टिव वॉइस में
के स्ट्रक्चर में आपको V4 का प्रयोग किया गया है। और जब भी एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में V4 का प्रयोग किया जाता है उस सेंस में हम बीइंग का प्रयोग करते हैं कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पे लिखा गया है V3, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ ए भी। इसके लिए भी एक स्ट्रक्चर, एक सेंटेंस देखा जाए उसके बाद समझ में आने लगेगा। जैसे आई वाज रीडिंग इंग्लिश बुक, ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। आई वॉज रीडिंग इंग्लिश बुक, यानी मैं अंग्रेजी का किताब पढ़ रहा था। यहाँ पे जो ये आई हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया आपका वर्ब, और इंग्लिश बुक आपका हो गया ऑब्जेक्ट। जब इसको हम पैसिव वॉइस में ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा। सबसे पहले जो पैसिव वॉइस में लिखा जाता है तो उसको क्या लिखा जाता है, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट रहता है वो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाता है। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है इंग्लिश बुक है, तो इसलिए हम यहाँ पे इंग्लिश बुक को पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के स्थान पे लाएंगे। तो इंग्लिश बुक, और इंग्लिश बुक आपका हो गया थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, इसलिए अपने साथ ये हेल्पिंग वर्ब लेगा वाज। और उसके बाद वर्ब लिखा जाएगा। तो वर्ब यहाँ जेरंड में लिखा है, V4 में लिखा है, तो इसको वर्ब 3 में हम चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, रीड। उसके बाद बाय, गलत हो गया, देखिए यहाँ वाच, और उसके बाद क्या लिखा जाएगा, बीइंग लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, बीइंग। उसके बाद क्या लिखा जाएगा, वर्ब का तीसरा रूप, तो हमारा क्या हो जाएगा, रीड। उसके बाद बाय, और उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर दिया जाएगा। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, आई, तो आई को जो ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। यानी देखा जाए आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस तो इस प्रकार है, इंग्लिश बुक वाज बीइंग रीड बाय मी। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। अब देखिए इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए यहां पे पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर देखिए एक्टिव वॉइस का, तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब वहीं आपका पैसिव वॉइस का देखिए, तो ऑब्जेक्ट ऑफ ए भी एज सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, उसके बाद बीन, उसके बाद V3, उसके बाद बाई, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट ऑफ ए भी एज ऑब्जेक्टिव केस। ये हो गया, ये पास्ट परफेक्ट टेंस का एक्टिव का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ ए भी एज सब्जेक्ट, उसके बाद हेड, उसके बाद बीन, उसके बाद V3, और उसके बाद बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ ए भी एज ऑब्जेक्टिव केस। अब इसको देखिए एक सेंटेंस के माध्यम से देखा जाए। जैसे you had finished your work। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। यू हैड फिनिश्ड योर वर्क, मतलब आप लोग अपना काम समाप्त कर चुके थे। अब यहाँ पे यू आपका हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया आपका फिनिश्ड हो गया आपका वर्ब, और योर वर्क हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ये वाक्य है आपका एक्टिव वॉइस में। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले जो आपका एक्टिव वॉइस का
ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हम सब्जेक्ट के स्थान पे लिखेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, योर वर्क। तो सबसे पहले हम योर वर्क, उसके बाद हैड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बीन, और उसके बाद वर्ब का थर्ड रूप। तो पहले से ही वर्ब के थर्ड फॉर्म में है तो फिनिश्ड, उसके बाद बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में, तो यू को जब ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो हमारा यू ही होगा। तो ये आपका हो गया योर वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय यू। ये आपका हो गया किसका, तो पैसिव वॉइस का रूप। देखिए अब इसके बाद हम जो अगला पास्ट टेंस का जो भेद होता है वो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसको पढ़ने की कोशिश। अब देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम या RF। अब इसी को जो पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर होगा तो होगा ऑब्जेक्ट ऑफ ए भी एज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट ऑफ ए भी एज ऑब्जेक्टिव के प्लस टाइम या RS। देखिए ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब इसी एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम प्लस RF। वो जो आपका हो गया पैसिव वॉइस का तो ऑब्जेक्ट ऑफ ए भी एज सब्जेक्ट, यानी जो आपका एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा। उसके बाद हैड लिख दिया जाएगा, उसके बाद बीन, और उसके बाद बीइंग। बीइंग क्यों लगा है, वो क्रिया को जारी रखने के सेंस में। और यहाँ पे लगा है V3, उसके बाद बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा जो आपका एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट के रूप में हो जाएगा। और उसके बाद जो बचा होगा टाइम और क्या, देखिए यहाँ पे गलत हो गया, OC प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम या RS। देखिए ये हो गया इस प्रकार। अब देखिए एक सेंटेंस देकर आपको समझा दिया जा रहा है तो आपको समझ में आएगा। They had been repairing this road since January। एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा गया दे हैड बीन रिपेयरिंग दिस रोड सिंस जनवरी। वे लोग इस सड़क को जनवरी से मरम्मत कर रहे थे। तो यहाँ पे जो आपका दे लिखा गया है ये आपका हो गया सब्जेक्ट, और ये रिपेयरिंग हो गया आपका वर्ब, और दिस रोड हो गया आपका ऑब्जेक्ट। हमको एक्टिव वॉइस में यही तीन की जरूरत होती है पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। बाकी जो जिस तरह रहता है उसको उसी तरह लिख दिया जाता है। अब देखिए इसको जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ऑफ ए भी लेंगे एज ए सब्जेक्ट,
तो ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, दिस रोड है। क्या है, दिस रोड, यानी दिस रोड जो है ऑब्जेक्ट है किसका, एक्टिव वॉइस को। जब हम इसको पैसिव वॉइस में लाएंगे तो सब्जेक्ट का काम करने लगेगा, तो क्या हो जाएगा, दिस रोड। उसके बाद लिखेंगे हैड, उसके बाद लिखेंगे बीन, उसके बाद लिखेंगे बीइंग, और उसके बाद लिखेंगे वर्ब। तो वर्ब हमारा हो गया यहाँ पे क्या, रिपेयरिंग, और रिपेयरिंग हमारा क्या है, वर्ब 4 में है, तो हम इसको वर्ब 3 में चेंज करेंगे। ऐसे ही होता ही है कि कोई भी किसी भी फॉर्म में, किसी भी टेंस में, सेंटेंस में कोई भी वर्ब किसी फॉर्म में रहे, लेकिन जैसे हम उसको पैसिव वॉइस में लाते हैं वो हमारा सीधे किस में चल जाएगा, चेंज हो जाता है वर्ब का तीसरे फॉर्म में। तो इसलिए जो वहां पे रिपेयरिंग लिखा गया है उसको हम वर्ब 3 में चेंज कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, रिपेयर्ड, रिपेयर्ड। उसके बाद बाई, और उसके बाद लिखा जाएगा क्या, आपका जो ये एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के रूप में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वह दे है, तो दे को जब हम एक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में जब चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा देम। क्या हो जाएगा, देम। और उसके बाद जो बच गया क्या, ये जो सिंस जनवरी, तो इसको सिंस जनवरी लिख दिया जाएगा। यानी ये जो आपका पैसिव वॉइस का जो रूप है, यानी जो ये सेंटेंस लिखा गया है वो इस प्रकार है, दिस रोड हैड बीन बीइंग रिपेयर्ड बाय देम सिंस जनवरी। ये देखिए अब हमारा जो पास्ट टेंस भी है ये खत्म हो गया। ये पास्ट टेंस का अंतिम भेद था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके बाद हम लोग फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस में भी जिस प्रकार हम लोग जितने भी पीछे जो पढ़े हैं उसमें हर एक टेंस का अपना अपना चार चार उपभेद हुआ करता था, उसी प्रकार फ्यूचर टेंस का भी 4 उपभेद होता है। तो फ्यूचर टेंस का जो पहला होता है वो हो गया आपका फ्यूचर इन डेफिनिट टेंस। इसका जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस का देखा जाए तो इसका हो जाता है ऑब्जेक्ट ऑफ ए भी एज सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट ऑफ ए भी एज ऑब्जेक्टिव केस। अब देखिए यहाँ पे देखिए जो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है उसको देखिए, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी शैल और विल का प्रयोग के बाद हम V1 का प्रयोग करेंगे किसमें, एक्टिव वॉइस में। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा गया शैल और विल, इसका हम लोग प्रयोग समझ ले कैसे किया जाएगा। तो शैल को ले ले, तो जो शैल होता है आपका ये हम इसका प्रयोग तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों के साथ, तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई और प्लूरल नंबर वी, इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, शैल का, और बाकी सभी के साथ विल का। ये प्रयोग आपका ये जनरल स्थिति यानी समान स्थितियों में किया जाता है। कैसे स्थितियों में, समान स्थितियों में। जैसे कहने का मतलब मेरा देखिए क्या है, जैसे मैं लिखूं कि मैं किताब पढ़ूंगा, मैं किताब पढ़ूंगा, तो ये आपका हो गया समान तरीके से, यानी सामान्य तरीके से मैं किताब पढ़ूंगा। तो इस सेंस में जो मैं लिखा गया है यहाँ पे ये आपका फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर है। अगर इस सेंस में अगर हम इसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है, इसका जब हमको अंग्रेजी लिखना है तब मैं लिखूंगा आई शैल रीड
अ बुक। लेकिन वही कहा जाए कि मैं किताब, चाहे कहा जाए कि मैं अवश्य किताब पढ़ूंगा, अगर ऐसी आ जाए स्थिति तो आप इसको, जो ये यहाँ पे जो अवश्य लिखा गया है, इसका अंग्रेजी आप मस्ट लिखिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस सेंस में आपको मस्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। जो बताया गया है कि जिसके साथ पहले जो हेल्पिंग वर्ब लगता था उसको सीधे हम क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। यानी कहने का मतलब है, जो हम सामान्य तरीके से पढ़े थे कि जो हमारा आई और वी है इन फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल नंबर, उसके साथ हम सेल का प्रयोग किया करते थे, यानी सामान्य तरीके से। लेकिन वही जब हम स्पेशल तरीके से यानी विशेष तरीके से जब हम उसको प्रयोग करेंगे, यानी जब वाक्य में अवश्य आ जाएगा, उस स्थिति में हम उसका अपोजिट कर देंगे। यानी पहले आई और वी के साथ सेल लगता था, तो अब हम आई और वी के साथ विल लगा देंगे, और जिसके साथ पहले सेल लगता था उसके साथ विल लगा दिया गया, और जिसके साथ पहले विल लगता था उसके साथ सेल लगा दिया जाएगा। यही अंतर कर दिया जाएगा, यानी पहले जिसके साथ जो लगेगा उसका उल्टा कर दिया जाएगा, न कि हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। अब आपको समझ में आ गया। ये यहाँ पे ये सब बताने का मेरा एक ही मतलब था। मान लीजिए आप कहीं बना रहे हैं, कोई आपसे अगर पूछ दिया कि हम आई और वी के साथ विल का प्रयोग क्यों नहीं कर सकते हैं, तब तो आप कहिएगा कि नहीं, हम नहीं समझ पाए हैं। तो यहाँ पे इसको बताने का मेरा यही ध्येय था कि आप यह जान जाए कि हम आई और वी के साथ विल का भी प्रयोग कर सकते हैं और सेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। विल का प्रयोग कब करेंगे और सेल का प्रयोग कब करेंगे, ये तो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। विल का प्रयोग हम आई और वी के साथ उसी सेंस में करेंगे जब वाक्य में हमारा क्या अवश्य आता होगा तब। अगर सिंपल में है तो हम उसके साथ वही सेल और सेल का प्रयोग करेंगे आई और वी के साथ। अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब एक सेंटेंस दिया जाए तो आपको समझ में आएगा। राधा विल सिंग ए सॉन्ग। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस, राधा हो गया आपका सब्जेक्ट, सिंग हो गया आपका वर्ब, ए सॉन्ग हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमारा सबसे पहले जो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट रहेगा वो पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग। इसके साथ भी हम क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब 3, तो वर्ब हमारा क्या है, सिंग, और सिंग का वर्ब 3 क्या होता है, संग। उसके बाद बाई, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो क्या जाएगा यहाँ पे ऑब्जेक्ट के स्थान पे, तो राधा का राधा हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये जो आपका पैसिव वॉइस होगा, ए सॉन्ग विल बी संग बाई राधा। ये हो गया आपका फ्यूचर इन डेफिनिट। अब देखिए, अब हम इसको देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका देखिए, इसका जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है वो हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब पैसिव वॉइस देखिए, इसका ऑब्जेक्ट ऑफ ए भी एज सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट ऑफ ए भी
एज ऑब्जेक्टिव केस। ये आपका हो गया एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और वहीं आपका पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ऑफ ए भी एज सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बीइंग लिख दिया गया है, क्या कि इसमें V4 का प्रयोग किया गया है। उसके बाद वर्ब का थर्ड रूप, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट ऑफ ए बी एज ऑब्जेक्टिव केस। अब देखिए एक उदाहरण दिया जाए, जैसे वी shall be eating we shall be playing cricket। ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस। अब जब इसको हम पैसिव वॉइस पे चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हमारा हो गया वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रहता है उसको पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के साथ में लाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा क्रिकेट। और क्रिकेट के बाद लगेगा विल, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब 3। तो क्या है वर्ब, ये प्लेइंग है जो V4 में है, इसको चेंज किया जाएगा तो V3 में हो जाएगा प्लेड। उसके बाद बाई, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्टिव केस में चेंज कर दिया जाएगा। तो वी को जब ऑब्जेक्टिव केस में चेंज किया जाता है तो हो जाता है अस। ये हो गया क्रिकेट विल बी, क्रिकेट विल प्लेइंग, क्रिकेट विल बीइंग प्लेड बाय अस। ये आपका हो गया पैसिव वॉइस का सेंटेंस। थैंक्स।